सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बैंक ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहले तो एमसीक्यू से, वो तो बोल्ड में दी हुई है, वो तुम लोग देख लो, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अपन आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं। क्या दिया है? पहले दिया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 मार्क का। ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें C6H5CH2 और इसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा? देखो, एक साइड क्या है, ये बीच में तो एक ही कार्बन दिख रहा है बराबर, एक साइड दिख रहा है C6H5, मतलब ये है फिनाइल, और एक साइड है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को क्या बोलता है IUPAC में? ब्रोमो। और यहाँ पे C6H5 मतलब फिनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफिनाइल। और बीच में एक ही कार्बन, तो ये हो जाएगा मीथेन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफिनाइल मीथेन। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया है, इसके ऊपर HBr का एडिशन करना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। अब प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, ये है अनसिमेट्रिकल अल्किन, उसमें ऐड करना है अनसिमेट्रिकल अल्काइन। तो कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। जो नेगेटिव पार्ट है Br माइनस किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम हो। तो ये दोनों कार्बन चेक करो, जो डबल बॉन्ड वाले, किसके पास हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं? पहले ये वाला कार्बन चेक करो। तो देखो, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, मतलब ये वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पे चेक कर लो, ये वाले कार्बन को 1 2 3 3 बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन है। तो किसके पास हाइड्रोजन एटम कम है? इस वाले के पास कम है, तो Br जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे आ गया Br, और यहाँ पे रहेगा H। तो बॉन्ड लाइन है, तो H बताने की जरूरत नहीं है। कितना सिंपल आंसर है। ठीक है, फिर तुम्हें दिया है 4 कंपाउंड्स और इनको अरेंज करना है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कैसे अरेंज करेंगे? सुनो, पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है। अब सब में चेक कर लेना, तुम्हें कार्बन आइटम एक एक ही दिया है, बस चेंज क्या किया है उसने? हेलोजन को चेंज किया है। तो हाइड्रोजन चेंज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आता है? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता है, मतलब भी हेलोजन का मास बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें कार्बन आइटम तो सब में एक एक ही दिख रहा है, लेकिन चेंज क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम चेंज हो रहे हैं। तो जिसमें डाउन साइड वाले हेलोजन एटम ज़्यादा होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सारे कंपाउंड्स में चेक करो, ब्रोमो फॉर्म में 3 ब्रोमीन आ रहे हैं, इसके लिए इसका मास जो है सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा 2 Br वाला, मतलब डायब्रोमोमीथेन आएगा। उसके बाद में बस कन्फ्यूजन होता है तुम्हें क्लोरोफॉर्म में एंड ब्रोमोमीथेन में। तो क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन आ रहा है, तो 3 क्लोरीन का मास डेफिनेटली ज़्यादा होगा एक ब्रोमीन के कंपेयर में। इसके लिए पहले क्लोरोफॉर्म आया, डायब्रोमो के बाद क्लोरोफॉर्म आया, और सबसे लास्ट में आया ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हें, बी दिया है, मतलब एक रिएक्शन दिया है, उसमें इसका नाम है बी, और तुम्हें बी का IUPAC नेम देना है। तो कैसे दिया? देखो, C2H5OH, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया? NaBrNH2SO4। NaBrNH2SO4 मतलब ही क्या? ये HBr की बात कर रही है, ये HBr बनेगा। तो C2H5OH प्लस HBr, तो यह क्या रिप्लेस करेगा? OH को रिप्लेस कर देगा Br, तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5Br। फिर इसका रिएक्शन करवाना है NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब ये कौन सा रिएक्शन है? मैंने तुम्हें 2 रिएक्शन बताए थे हेलोजन एक्सचेंज के। ठीक है, कि एक था फिंकलस्टेन और एक था स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा वाला है? मैंने तुम्हें बताया था, याद कैसे रखना है। फिंकलस्टेन में फ्लोराइड नहीं बन सकता, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोराइड बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे फ्लोराइड है, नहीं है, मतलब ये फिंकलस्टेन रिएक्शन है। स्वार्ट्स होता तो फ्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? फिंकलस्टेन रिएक्शन है। ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा आयोडीन एसीटोन के प्रेजेंस में। C2H5I बनेगा B, और इसका IUPAC नेम होगा आयोडो इथेन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4-डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फास्टर देन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, गिव रीजन। तो अभी यहाँ पे रीजन एकदम सा सिंपल सा है। क्या उसने पूछा है? उसने पूछा है 2,4-डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मतलब ये वाला एक उसने दिया है कंपाउंड, यहाँ पे है तुम्हारे पास 2,4-डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे है क्लोरो, 2 पे भी NO2 है एंड 4 पे भी NO2 है। ओके, एक ये क्वेश्चन दिया है, और दूसरा उसने क्वेश्चन दिया है पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मतलब NO2 एंड यहाँ पे है Cl। अब उसने बोला है कि ये दोनों में से ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू दिस वन। ये उसने खुद ही बोल दिया है, बस ये पूछा है कि ऐसा क्यों, उसका रीज़न तुम्हें बताना है। तो इसका रीज़न क्या है? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, अब NO2 कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से पोजीशन पे होने चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा पे। यहाँ पे 2 क्या है तुम्हारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, और यहाँ पे टोटल मिला के एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो पैरा पे है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या है कि ये ज़्यादा, वो वाला ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो उसका रीज़न सुनो। उसका रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वो क्या करता है? इट स्टेबिलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बन आयन। इसके इंटरमीडिएट में कार्बन आयन बनता है, जिसको वो ज़्यादा स्टेबिलाइज कर पाता है। तो वो क्या करता है? मच बेटर, विच इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली क्या करता है? जो इंटरमीडिएट में कार्बन आयन बनता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। इसके लिए वो तुम्हारा 2,4-डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्लियर?
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू ईस्टर। तो अल्काइल हैलाइड को ईस्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने तुम्हें हेडिंग से करवाया था, तो उसमें मैंने एक हेडिंग था कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन तुम लोग सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ करवाते हो, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है ईस्टर। तो रिएजेंट का नाम क्या आएगा, सिर्फ सिल्वर कार्बोक्सिलेट आएगा। ठीक है, ये वाला रिएक्शन की बात हो रही है। देखो RX प्लस यहाँ पे आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OOAG। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AG और ये X हट जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करो, RC डबल बॉन्ड OO और ये वाला R आ जाएगा इधर, बना कि नहीं ईस्टर। तो इसको बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्लियर। तो तुम्हें बस रिएजेंट का नाम बताना था, तो नाम क्या आएगा, सिर्फ सिल्वर कार्बोक्सिलेट आएगा। ओके। उसके बाद क्या पूछा है उसने, उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया है उसने, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा उसका तुम्हें ऑर्डर बताना है। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे लेट कौन करेगा वो सबसे पहले आएगा। ओके, सबसे लेट कौन करेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हें अरेंज करना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा अल्काइल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और प्राइमरी सबसे कम होता है टुवर्ड्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, आप प्राइमरी अल्काइल हाइड, ये सबसे कम रिएक्टिव, इसलिए एरो चेक करना, मैंने एरो कौन सा लगा है, ऑर्डर जरा चेक करना है, एरो उल्टा कर दोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद आएगा सेकेंडरी और सबसे लास्ट में आता है टर्शियरी। ओके, उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स। क्या दिया है, एक्सप्लेन अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन बोल तो मैं हमेशा देता हूँ, बट एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना कैसे है इसके लिए मैं तुम्हें लिखने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें समझ में एग्जाम में लिखना कैसे है। तो देखो, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर देता है, देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर एक बार पढ़ा देता हूँ। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है, जब तुम लोग रेजोनेंस इफेक्ट लगाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा क्लोरो होता है। ठीक है, ये है तुम्हारा अराइल हैलाइड और इसके जो लोन पेयर्स है ये क्या होते हैं, इसके साथ कंजुगेशन में होते हैं, इसलिए बीच में इसका क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। जो चीज़ तुम्हें किसमें एब्सेंट देखने मिलती है, अल्काइल हैलाइड में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड में। ओके, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा वीक होता है, फटाक से ब्रेक होता है और न्यूक्लियोफिलिक के लिए जल्दी से रिएक्ट कर जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो बस यही इसका आंसर है। इसको अब लिखना कैसे है वो देखना। तो इसको लिखना कैसे है चेक करो। तो पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। अब क्या लिखा है मैंने, इन हेलोअरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन। वही अभी जस्ट बताया। द डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था कुछ टाइम के लिए क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CCl बॉन्ड इन अराइल हैलाइड्स द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोअरिन इज डिफिकल्ट। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसके लिए क्या होता है, दे आर लेस रिएक्टिव। जबकि ऑन द अदर हैंड अल्काइल हैलाइड में ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता, अल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से वो आसानी से टूट सकता है। ये था इसका पहला रीजन, रेजोनेंस। दूसरा रीजन है इसका डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन CH बॉन्ड। जो तुम्हारा हेलोअरिन होता है उसमें कार्बन, उसमें हेलोजन जो कार्बन को अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। और अल्काइल हैलाइड के केस में हेलोजन जो कार्बन को अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से सिंगल बॉन्ड आता है, और सिंगल बॉन्ड आने की वजह से ही क्या होता है, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है लंबा होता है और उसको ब्रेक करना आसान होता है। ठीक है, जबकि तुम्हारा अराइल हैलाइड के केस में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो शॉर्टर होता है, और उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, इसके लिए जल्दी से रिएक्ट नहीं करता एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। रीजन आगे समझ में एग्जैक्टली कैसे लिखना है क्लियर हुआ। देखो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, चाहिए तो रुको, स्क्रीनशॉट लो, आराम से लिख लो, उसके बाद में आगे का वीडियो देखना। ठीक है, तो मैं आंसर के साथ साथ तुम्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन रिएक्शंस ऑफ हेलोअरिन्स विद सोडियम मेटल। हेलोअरिन्स विद सोडियम मेटल के साथ अपने पास दो रिएक्शन है, एक है वुड्स-फिटिक रिएक्शन और सिर्फ दूसरा है सिर्फ फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो तुम्हारा हेलोअरिन है, भी हेलोअरिन प्लस अल्काइल हैलाइड, इसका भी एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई करके प्रेजेंस में, तो ये बना देता है टोल्यूट। ओके, लेकिन जब तुम्हारा
दो मॉलिक्यूल दोनों का दोनों कौन सा हो, दोनों का दोनों तुम्हारा हेलोअरिन्स हो, उस केस में वो टॉल्यून वगैरह नहीं बनाता, उस केस में क्या बना देता है, उस केस में बना देता है बाइफिनाइल। तो ये दो रिएक्शन है हेलोअरिन के किसके, सोडियम मेटल के साथ। एक है वुड्स-फिटिक और एक है फिटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में सिर्फ एक ही बार हेलोअरिन आता है, एक बार अल्काइल हाइड्राइड आता है, वो कौन सा है, वुड्स-फिटिक। और जहाँ दोनों बार हेलोअरिन आता है वो कौन सा है, फिटिक रिएक्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, अल्काइल हाइड्राइड्स आर मॉडरेटली पोलर टू दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन एक्सप्लेन करना है। तो रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते वाटर के साथ। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ, अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने RBr, ठीक है। अब ये RBr को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये Br और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। इसके लिए क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ये वाला बॉन्ड बन नहीं पाता है, और वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड है वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो वही उसका रीजन है, इट इज ड्यू टू inability of alkyl halide to form hydrogen bonds with water. Attraction between alkyl halide molecule is stronger than attraction between alkyl halide and water. वही मैंने अभी बताया कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, इसके लिए अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है वाटर और अल्काइल हाइड के बीच में, इसके लिए वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें पूछा है एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। तो पहले तो देखो, पहले तो 2-क्लोरोब्यूटेन बना लो। अभी जब तुम लोग 2-क्लोरोब्यूटेन बनाते हो तो यहाँ पे ध्यान से चेक करना होता है, जब तुम लोग 2-क्लोरोब्यूटेन बनाते हो तो 2-क्लोरोब्यूटेन के केस में ये जो तुम्हारा सेकंड नंबर का कार्बन एटम है, ये सेकंड नंबर का कार्बन एटम कैसा होता है, ये सेकंड नंबर का जो कार्बन एटम है ये तुम्हारा है कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम है, इसकी वजह से ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है अच्छे से तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। दूसरी चीज़, इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्या होता है, इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। तो इसका अपन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, एक रहेगा ऐसा, एक रहेगा ऐसा, और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे, एक दूसरे के होंगे इनैंशियोमर्स। और इसको इनैंशियोमर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्लियर हो इतना? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। तो अभी पॉइंट्स तो बहुत सारे लिखने के, लेकिन मैंने सारे पॉइंट नहीं लिखे, मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नोट्स बनाया है तुम्हारा, ठीक है। तो अभी तुमको कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा, 2 मार्क के लिए पूछा तो 4 पॉइंट इनफ होता है, फिर भी मैं 5 लिख दिया, ठीक है, कि एक आध कहीं गलत हो गए तो 5वां रहना चाहिए, ठीक है। 2 मार्क का है तो 4 पॉइंट काफ़ी हो गया। अब देखो सिंपल पॉइंट क्या है, SN1 मैकेनिज्म का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, और SN2 को बोलते हैं बायोमोलिकुलर। उसके बाद इसका जो रेट होता है वो तुम्हारा रेट क्या होता है, इसका जो तुम्हारा SN1 होता है उसका फर्स्ट ऑर्डर रेट होता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, और जो तुम्हारा SN2 होता है वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए रेट इक्वल्स टू के किस किस पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। फिर जो SN1 होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, और SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब 1 स्टेप रिएक्शन। फिर इसके बाद में SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल को प्रीफर करते हैं और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को प्रीफर करते हैं। यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रीफर करते हैं और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट प्रीफर करते हैं। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल पॉइंट्स था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड शोज हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म देन अदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब तुमको एक्सप्लेन करना है कि ये जो बेंजाइलिक प्राइमरी हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो अभी पहले तो मैंने दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। देखो बेंजाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, बेंजाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये समझो, बेंजीन रिंग पे जो कार्बन होता है उसे बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अब उसमें भी कौन सा बेंजाइलिक बोला है, प्राइमरी, मतलब जो बेंजाइलिक कार्बन उस पर सिर्फ एक ही बार क्या अटैच होना चाहिए, तुम्हारा एक्स अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, तब जो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है वहाँ पे चेक करना है ये स्ट्रक्चर और तुम्हारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर, दोनों में तुम्हें डिफरेंस फटक से नजर आ रहा है। क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। जो तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे, ठीक है। जब ये हैलोजन निकलेगा तो इसका जो कार्बोकटायन बनेगा कैसे बनेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ से हैलोजन हटा तो ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब तुम लोग ही मेरे को बताओ कि ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल है कि ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करोगे तो तुम लोग बोलोगे सर ये भी तो प्राइमरी कार्बोकटायन है क्योंकि ये भी एक ही कार्बन को अटैच है और ये भी एक ही कार्बन को अटैच है, लेकिन ध्यान से चेक करना यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजाइलिक
वाला जो कार्बोकटायन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइमरी कटायन कार्बोकटायन, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, ये वाला जो तुम्हारा प्राइमरी बेंजोइक हैलाइड है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आया, दोनों चीज़ मैंने इसका रीजन विद एक्सप्लेनेशन लिखा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 के 3 मार्क्स वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है टोटल तुम्हारे पास आते हैं, टोटल 3 फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर है तुम्हारा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में क्या है, देखो अगर SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हो तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मतलब तुम्हारा प्राइमरी अल्काइल है, सेकेंडरी अल्काइल है कि टर्शियरी अल्काइल है। तो SN2 मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो तुम्हारा इंटरमीडिएट बनता है वो पेंटा कोऑर्डिनेट होता है। कैसा होता है, पेंटा कोऑर्डिनेट। पेंटा कोऑर्डिनेट मतलब 5 मेंबर वाला इंटरमीडिएट बन जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि अगर तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है तो वो चीज़ अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वहाँ पे तुमको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए, तुमको कम से कम भीड़ भाड़ चाहिए। तो वो तुम्हें कहाँ मिलती है, प्राइमरी अल्काइल। तो प्राइमरी अल्काइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN2 के लिए एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू टर्शियरी। क्लियर हुआ, इतना रीजन समझ में आया। उसके बाद में सेम अगर SN1 की बात की जाए तो SN1 में क्या होता है, उसका इंटरमीडिएट बनता है एक प्लेनर कार्बोकटायन। और प्लेनर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है तो उसको कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक प्लेन में होता है, उसको कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे किस पे इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कौन सा वाला कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। किस किस की वजह से, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके लिए इसका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड करेगा, टर्शियरी अल्काइल सबसे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। फिर सेकंड फैक्टर आता है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो देखो अगर जहाँ तक बात है SN2 रिएक्शन का, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर होता है। मतलब इसका जो रेट है किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेट कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक रहा तो रिएक्शन फास्ट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज फेवर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं SN1 का। SN1 में क्या है, SN1 का तो जो रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रीफर किया जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसके अंदर 3 पॉइंट थे। पहला था तुम्हारा कौन सा, पहला अपन ने देख लिया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा देख लिया न्यूक्लियोफिलिसिटी और तीसरा देख लिया पोलैरिटी। अब पोलैरिटी मतलब क्या, तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर में भी 2 टाइप आता है, एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर अप्रोटिक। तो SN2 को क्या चाहिए, SN2 को ध्यान से देखना, SN2 को जो सॉल्वेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर मतलब तो पता है प्लस माइनस चार्ज में सेपरेट हो। अप्रोटिक मतलब क्या, अप्रोटिक मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो H+ डोनेट ना करे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें याद दिलाऊँ तो CH3 COO CH3 एसीटोन। अब देखो ये पोलर तो है, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये पोलर है, लेकिन क्या H+ डोनेट कर सकता है, नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ HOH, तो तुम्हें पता है ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, ये भी पोलर है, लेकिन ये H+ डोनेट कर सकता है। इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक। प्रोटिक मतलब जो H+ डोनेट करे और अप्रोटिक मतलब जो H+ डोनेट ना करे। ओके, है तो दोनों ही पोलर, लेकिन एक है पोलर अप्रोटिक और दूसरा है पोलर प्रोटिक। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो SN2 का क्या होता है, ये सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहा तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो जो H+ है सॉल्वेंट का किसके साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा, जो तुम्हारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो रिएक्शन करने के लिए आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा और तुम्हारी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि SN2 का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी तो डिपेंड करता है, सिर्फ अकेले सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर वो इसके साथ रिएक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो तुम पोलर प्रोटिक नहीं यूज़ कर सकते, तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेफिनेटली पोलर अप्रोटिक ही यूज़ करना पड़ेगा। और उसके एग्जांपल्स क्या है, एसीटोन एंड DMF। DMF का मतलब होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। उसके बाद में अगर SN1 की बात करें तो उसका पूरा उल्टा होगा। तो यहाँ पे SN1 में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है, तो कार्बोकटायन को स्टेबल करने के लिए पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए होते हैं, एज वेल एज उसका कार्बोकटायन तो स्टेबल होता ही है, बट प्रॉब्लम किसके साथ होता है, प्रॉब्लम होता है अनायन के साथ। तो अनायन को सेपरेट करना, अनायन को स्टेबल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे, नहीं तो वापस से कार्बोकटायन के साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। तो अनायंस को अपन स्टेबल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पोलर
प्रोटिक यूज़ करते हैं। तो प्रोटिक यूज़ करने से क्या होता है, प्रोटिक का जो H+ होता है वो जो तुम्हारा अनायन निकला है उसको स्टेबिलाईज कर देता है, और इसके लिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसमें ज़्यादा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा होता है। लाइक एग्जाम्पल दिया है वाटर एंड एसिटिक एसिड। अगर तुम लोग इसको अप्रोटिक सॉल्वेंट में करोगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ओके, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसके अंदर कि एक्सप्लेन द एक्वियस अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एक्वियस हाइड्रोलिसिस करना है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ये कौन से रिएक्शन से जाने वाला है, ये टर्शियरी सबस्ट्रेट है, मतलब SN1 मैकेनिज्म से जाने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम में लिखना कितना है मैं उसी हिसाब से नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, ये सेम आंसर्स तुम एग्जाम में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क का है, 3 मार्क मिलेगा। ओके, तो कितना लिखना है वो ध्यान से देखना, और क्या क्या लिखना है, क्योंकि टेस्ट में तो बहुत कुछ दिया है लिखने के लिए। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तुम्हें लिखना है इसका रिएक्शन, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस NaOH एक्वियस फॉर्म में रहना चाहिए। अभी तो बोला अपन ने अल्कलीन हाइड्रोलिसिस करो एक्वियस अल्कलीन, तो NaOH एक्वियस फॉर्म में रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ब्रोमीन है ये रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से, रिप्लेस हो गया। पहला स्टेप रिएक्शन लिखना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखना है इसका रेट, कि SN1 का रेट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसका थर्ड पॉइंट। जैसे 2 स्टेप रिएक्शन लिखा तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखना होता है उसका मैकेनिज्म, क्यों 2 स्टेप एक्सप्लेन करना। तो उसमें स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अभी यहाँ पे कार्बोकटायन कैसे बनेगा, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट तुमने लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही जो स्टेप है ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Br- निकल जाता है और कार्बन के ऊपर क्या आता है, प्लस आ जाता है। ये तुम्हारा बना प्लेनर कार्बोकटायन, और यही स्टेप को बोलते हैं सबसे स्लोवेस्ट स्टेप या तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये था तुम्हारा स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे तुम्हारा कार्बोकटायन बना उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अब ये प्लेनर है, प्लेनर है मतलब क्या, सपोज करो ये एक प्लेन है, अभी एक प्लेनर में कार्बोकटायन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और इसके नीचे से भी, मतलब पीछे के साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों अटैक्स पॉसिबल है, फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज बैक साइड अटैक। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रंट से अटैक करेगा तो ये जो तुम लोग बॉन्ड दिखा रहे हो कैसे दिखाना पड़ेगा, वेज दिखाना पड़ेगा, OH अटैच होगा वेज साइड में, ओके, प्लेन के ऊपर के साइड। और अगर तुम लोग बैक साइड से दिखा रहे हो तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा डैश में। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है इसका कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और ये जो तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये कौन सा है, टर्शियरी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकटायन, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है, इसके लिए फास्टर रिएक्ट करेगा। उसके बाद में सिंस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये जो कार्बन है ये तुम्हारा कायरल कार्बन है क्या, नहीं, इसको तो 3 ग्रुप सेम है। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये रेसिन मिक्सचर नहीं बनाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है तो रेसिन मिक्सचर नहीं बनाता है, याद रखना ये चीज़। फिर नेक्स्ट ये तुम्हारा 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट काफ़ी होते हैं 3 मार्क के लिए, अगर इतना अच्छे से लिखोगे 3 मार्क मिल जाएगा, और बड़ा चढ़ा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना है चीज़। बच्चों को मेजरली यही प्रॉब्लम होता है, सर लिखना कितना है हमें 3 मार्क्स के लिए, तो तुम्हें बता दिया कितना लिखना है। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है तुम्हें, कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन टू 1 आयोडोप्रोपेन। तो प्रोपेन को 1 आयोडोप्रोपेन में कैसे तुम लोग कन्वर्ट करोगे, तो प्रोपेन टू 1 आयोडोप्रोपेन, तो तुम्हारे माइंड में पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है, 1 आयोडोप्रोपेन का बनाना है। फिर चेक करो कि यहाँ पे मेरे को आयोडीन लाना है, मतलब कहीं ना कहीं इसके जगह पे क्या होना चाहिए, Br होना चाहिए। और Br को अगर मेरे को ये कार्बन एटम पे लाना है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्ड में, तो मेरे को मार्कोनिकोव रूल लगा के नहीं चलेगा, मुझे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। ये मुझे हिंट दे रहा है कि एंटी मार्कोनिकोव लगाना है, तो एंटी मार्कोनिक में किसके साथ लगाता हूँ, HBrN पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक की सबसे Br इधर आ जाएगा, H इधर गया, फिर इसका रिएक्शन Na के साथ करो, फिंकल अपना कौन सा, हाँ, फिंकलस्टैन रिएक्शन। तो फिंकलस्टैन रिएक्शन के हिसाब से ब्रोमीन की जगह पे आ जाएगा आयोडीन और NaBr प्रेसिपिटेट होकर बाहर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला कन्वर्जन था। दूसरा दिया है प्रोपेन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब तुमको हिंट मिल रहा है ये प्रोपेन है और ये 2 नाइट्रोप्रोपेन है, मतलब तुम्हें हाइड्रोजन कहाँ लगाना है, सेकंड कार्बन एटम पे लगाना है, और सेकंड कार्बन एटम पे लगाना है तो कौन सा रूल यूज करोगे, मार्कोनिकोव रूल। तो HBr के जगह पे HCl भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HCl के साथ भी रिएक्शन काम करेगा, बस ब्रोमीन की जगह पे कौन आएगा, क्लोरीन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने HBr लिया, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे H जाएगा। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा दो। तो जब सिल्वर नाइट्रेट से करवाते तो अटैक किससे होता है, O से नहीं, अटैक होता है N से, तो ये बनाएगा नाइट्रो।
तो यही एक रिएक्शन है AgONO वाला जो नाइट्रो इंट्रोड्यूस कराता है। अगर तुम लोग क्या कर लोगे, पोटेशियम वाला ले लोगे KONO, तो वो ONO बना लेगा, अल्काइल नाइट्राइट, ना कि नाइट्रो बनाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बाइफिनाइल। अब बेंजीन को बाइफिनाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बेंजीन का पहले क्लोरीनेशन कर लो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन बना लेगा। फिर ये क्लोरोबेंजीन का तुम लोग क्या करो, ये जो क्लोरोबेंजीन बना है तुमको 2 बार चाहिए ये फिनाइल रिंग, तो उसका रिएक्शन किसे कर दोगे, सोडियम मेटल के साथ। तुम्हें तुरंत हिंट मिलना चाहिए माइंड में कि मेरा बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर होता है 2 बार C6H5 आता है, तो मेरे पास तो एक ही C6H5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल। और डबल करने के लिए डायरेक्टली क्या यूज़ करते हैं, वुड्स रिएक्शन यूज़ करते हैं। मतलब ये एक्चुअली फिटिग रिएक्शन है। ओके, वुड्स फिटिक भी होता है, बट ये एक्चुअली फिटिक है। यहाँ पे दोनों टाइम क्या लेना है अपने को, अराइल हैलाइड लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल। नेक्स्ट दिया है व्हाट इज ग्रिग्नार रिएजेंट, एक्सप्लेन हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। तो चलो आंसर देखते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या है, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच मैग्नीशियम इज बॉन्डेड टू कार्बन एज वेल एज हैलोजन एटम। ओके, इसके बाद में ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर व्हेन अल्काइल हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट, इट गिव्स अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड, इट इज आल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब देखो Rx प्लस Mg, तो Mg क्या होता है, Mg बीच में आ जाता है R और X के। तो देखो Mg किस से अटैच है, कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। R मतलब बेसिकली कोई कार्बन ही होगा, CH3CO2H5 का कोई भी कार्बन होगा, तो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, हेलोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। और ग्रिग्नार रिएजेंट को अनहाइड्रेटेड कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। अगर इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में प्रिपेयर नहीं करेंगे, अनहाइड्रेट्स मतलब विदाउट पानी मतलब ड्राई ईथर हो गया। अगर तुम लोग कुछ पानी वाला चीज़ लेते हो या फिर ड्राई ईथर नहीं लेते हो, कुछ मॉइस्चर कंटेनिंग कंपाउंड आ जाता है, तो क्या कर लेते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव है। तो इसको बचाने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी बचा के रखने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर यूज़ करते हैं, नहीं तो किसी और के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट तुम्हें पूछा है कि तुम लोग एक्शन करो ब्रोमोबेंजीन का। ब्रोमोबेंजीन पे किसका एक्शन करना है, CH3COCl अनहाइड्रस AlCl3 का। तो ब्रोमोबेंजीन के ऊपर अगर अपन इसका रिएक्शन करते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है। और ये ब्रोमीन है तो कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा पे एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, तो कहाँ का अटैक करवाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवाएगा, एक पैरा पोजीशन पे अटैक करवाएगा। और मेजर कौन होगा इसका, पैरा वाला मेजर होगा। बस वही करना है। बस अटैक कहाँ से होगा, सुन लेना, बहुत लोग C से अटैक करवाते हैं, जो कि गलत है। अटैक होगा C से, आई मीन टू से CO वाले कार्बन से अटैच होगा, ना कि CH3 वाले कार्बन से। बहुत लोग CH3 से अटैच करवा देते हैं, जो कि गलत है। अटैच किससे करवाना है, CO वाले कार्बन से अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद में दिया है ब्रोमोबेंजीन एंड H2SO4। तो H2SO4 मतलब ये सल्फोनेशन है, और सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। इधर भी वही कहानी, एक बार ऑर्थो पे अटैच होगा और एक बार पैरा पे अटैच होगा, और मेजर प्रोडक्ट रहेगा पैरा वाला। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट दिया है ना, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन में भी वही होता है, एक बार ऑर्थो पे एंड एक बार पैरा पे। और पैरा प्रोडक्ट कौन होगा तुम्हारा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा तुम्हारा, पैरा प्रोडक्ट होगा। है एकदम सिंपल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, HNO3 के केस में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट होता है H+ की जगह पे। क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया है व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक तुम्हें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दिया। ठीक है, वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना, मैंने आंसर तो लिख दिया, बट कैसे आया वो आंसर, तो ध्यान से सुनना है मेरी बात को। कि यहाँ पे जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन में लास्ट लाइन रीड करोगे तो तुम्हें मिले। पर सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करो कि कोई भी तो तुम्हारा कंपाउंड है A, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H10O। जब तुम लोग उसको PCl पैक के साथ ट्रीट करोगे तो तुम्हें मिलता है अल्काइल क्लोराइड। फिर उसका जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करोगे तो मिलता है B, और B को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो मिलता है C, और तुम्हें A, B एंड C का स्ट्रक्चर बताना है। अब उसने हिंट दिया है कि जो तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड है, जो तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड बनता है, ये वाला अल्काइल क्लोराइड है, अगर अल्काइल क्लोराइड का अगर तुम लोग वुड्स रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनता है 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। वो उसने दिया है प्रोडक्ट का नाम कि ये बन जाता है 1 2 3 4, 2,2 पे भी मिथाइल, 3,3 पे भी मिथाइल। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जब तुम लोग अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्ट करवाते हो वुड्स रिएक्शन के साथ। तो अभी
इसने ये क्यों दिया है, ये दिया है अल्काइल हैलाइड पहचानने के लिए। ये वुड्स रिएक्शन से बना है और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल चीज़ें डबल हो जाती है। अब ये पूरी की पूरी डबल होती हुई दिख रही है। कहाँ से डबल होती हुई दिख रही है, अगर इसको यहाँ से सेपरेट करोगे तो पूरा पार्ट डबल दिख रहा है। मतलब बेसिकली इसका अल्काइल हैलाइड क्या रहा होगा, इसका अल्काइल हैलाइड रहा होगा ये वाला, यहाँ पे Cl। और Cl कहाँ से आया होगा, Cl आया होगा तुम्हारा PCl5 में से। तो उसकी जगह पे क्या रहा होगा, बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल रहा होगा OH। ऐसे मुझे हिंट मिला, ऐसे मुझे समझ में आया कि इसका आंसर यहाँ पे OH क्यों आना चाहिए। क्लियर हुआ। फिर OH का PCl5 करोगे तो तुम्हें Cl मिलेगा, इसके साथ Mg और ट्राई करोगे तो Cl और C के बीच में आ जाएगा Mg। फिर यहाँ पे तुम लोग इसका H2O के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका OH जाएगा Mg के पास और इसका H जाएगा C के पास, और ये बना लेगा हाइड्रोकार्बन विच इज बेसिकली अल्केन। और ABC के नाम क्या है, A तुम्हें मिल जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, B तुम्हें मिल गया टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और C तुम्हें मिल गया आइसोब्यूटेन। क्लियर। उसके बाद में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो तुम्हें दिया है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड यूजिंग हाइड्रोजन हाइलाइड। तो हाइड्रोजन हाइलाइड का यूज़ करके इथाइल क्लोराइड कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है और यहाँ पे HCl है। तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए फटाक से हेडिंग्स की मेरे पास कितने प्रिपरेशन अवेलेबल है। तो पहले ही प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में जैसे ही HX डालोगे तो तुम्हें RX मिलेगा। तो बस Cl की जगह पे क्या लेना है, OH लेना है, हो गया। और HCl ले रहे हो तो तुम्हें अनहाइड्रेटेड ZnCl2 लेना पड़ेगा, लुकास रिएजेंट। क्लियर। उसके बाद में आता है इथाइल क्लोराइड यूजिंग इथिन। तो तुम्हें बनाना है इथाइल क्लोराइड इथिन का यूज़ करके, मतलब अल्किन में अगर तुम्हें क्लोरीन लगाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, HCl का एडिशन करना पड़ेगा। तो एक साइड जाएगा H, एक साइड जाएगा Cl, ये बन गया क्लोरोइथेन। फिर तुम्हें बोला है इथाइल क्लोराइड बनाना है यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड। तो ये भी तुम्हारा अल्कोहल वाला मेथड है। अगर हेडिंग याद होगा तो मेथड फटाक से क्लिक होता है कि यहाँ पे सिर्फ Cl की जगह पे क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, गैसेस फॉर्म में HCl एंड SO2 निकलता है। इसके लिए ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर हुआ इसका आंसर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और उसको बता, और आगे ये बोला है कि कौन से रूल के हिसाब से काम करता है, और दो तुम्हें क्वेश्चंस दिए है, उसका तुम्हें प्रोडक्ट्स बताना है। ठीक है। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है, इट इज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब ही क्या कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को एडजेसेंट कार्बन एटम से निकाला जाता है, उसे बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। कौन से रूल के हिसाब से काम करता है, सेट्जेफ रूल के हिसाब से वो चीज़ काम करती है। सेट्जेफ रूल क्या बोलता है कि जो तुम्हारा अल्कीन बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होना चाहिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरा आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, मिल जाएगा सेट्जेफ रूल क्या होता है। ठीक है। तो देखो ये उसने रिएक्शन दिया है, तो इसका तुम लोग, उसने बोला है पॉसिबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट नहीं बोला, पॉसिबल। तो मैंने तुम्हें पॉसिबिलिटी बता दी है, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। ठीक है। उसने पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा तो मैं दोनों बना के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये वाले कार्बन का क्लोरीन और एक बार इसका H, इसका जाएगा तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और एक बार इसका H और इसका Cl जाएगा तो बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर। उसके बाद में दिया है तुम्हें दूसरा ये, यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, इसका ब्रोमीन और इसका C, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हें दिया है ये दो जो तुम्हारे दिए हैं कंपाउंड्स, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला पूछा है कौन से टाइप के अल्काइल हैलाइड है, कौन से टाइप के कंपाउंड है। तो सबसे पहला वाला जो कंपाउंड है ये तुम्हारा कौन सा है, हेलो अरीन है, और जो दूसरा वाला कंपाउंड है तुम्हारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी हेलो अल्केन बोल सकते हो। उसके बाद में बोला है कि उसके C और Br के बीच में जो बॉन्ड है उसके नेचर पे कमेंट करो, उसका नेचर कैसा है बॉन्ड का। तो CBr बॉन्ड का पहले कंपाउंड में इन वन, मतलब ये वाले कंपाउंड की बात करो, दिस इज नॉट आई, दिस इज वन। ठीक है। तो ये जहाँ पे तुम्हें 1 1 दिखे समझो ये कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। इन वन CBr बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अभी अपन ने पढ़ा हेलो ऑरेंज के केस में डबल बॉन्ड आता है, हेंस इट इज शॉर्टर एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्लियर। और दूसरा कंपाउंड देख लो कैसे है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इन टू मतलब सेकंड कंपाउंड में CBr बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड एंड हेंस इट इज लॉन्गर देन CBr बॉन्ड इन वन। वो केस में वन के केस में डबल बॉन्ड बना रहा था, हेंस रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक इट। और सीधी सी बात है, इन दोनों में से सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, जो सिंगल बॉन्ड वाला है। इसके लिए 2 विल अंडरगो एक्वियस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रेडियली, और उसने बोला है उसका एक एग्जांपल भी दे दो। तो अपन ने एग्जांपल दे दिया, इसके साथ KOH का एक्वियस करवा लो तो Br की जगह पे आ जाएगा OH। क्लियर, समझ में आया। अब तुम्हें और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए फटाक से कमेंट करो, उसके ऊपर वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। ओके। और इसका PDF फॉर्मेट तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से तुम लोग PDF फॉर्मेट इसका चेक कर सकते हो ये सोल्यूशन का। ओके। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।